हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। एक हेड स्टार्ट करें, ठीक है ना। हमने सीखा था टोटल इनकम निकालना। टोटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सारी इनकम को एड अप कर लेते थे, ऐड कर लेते थे, फिर हम पहुंचते थे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन माइनस करते थे, डिडक्शन माइनस करने के बाद आता था टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे हम निकाल लेते थे टैक्स, राइट। तो आज हम इनमें से कोई सा एक हेड स्टार्ट करें। पहले होता था सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ठीक है, फिर बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारे हमारे हेड होते थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए आपके साथ जो भी बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए जी, अब हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। तो हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हेड है जिसमें 3 से 4 क्लास लगेगी आराम से। तो हम सीखेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे आती है। अभी तक मैंने आपको सिखाया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जो टैक्स लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट करना सीखा। इस पे पहले सैलरी इनकम थी कुछ, फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी, ठीक है, कैपिटल गेन था, एलटीसीजी, एसटीसीजी, वो सारी चीजें एक्चुअल में इनकम कैलकुलेट कैसे होती है ये सीखना। तो इंडिविजुअल, अब इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे तुम अकाउंट्स के अंदर, वैसे ही टैक्स में भी। अब टैक्स में भी क्या करना है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इनकम सैलरी से कितनी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आई है, कैपिटल गेन से कितनी इनकम आई है। तो वन बाई वन हम सारे हेड कंप्लीट करें। तो अभी एक हेड कर लेते हैं। अभी काफी सारा टैक्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट बचा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। काफी सारा टैक्स का पार्ट, इंट्रोडक्शन का और भी पार्ट बचा हुआ है, बट फिर भी एक हेड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा। एक हेड कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का, कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे की जाए। तो हाउस प्रॉपर्टी में जब मैं अपने पास 2 घर है, मान एक घर में आप खुद रहते हो, दूसरे घर को आपने किसी को रेंट पे दे दिया। अब इससे रेंट मिला पूरे साल में 10 लाख रुपए। तो बताओ इनकम हुई या नहीं हुई, रेंटल इनकम। जब हाउस प्रॉपर्टी अपना घर रेंट पे दे देते हो आप, रेंट पर देने से जो इनकम मिलती है उसे कहते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उसको क्या कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। सर 10 लाख रुपए रेंट मिला, क्या 10 लाख पूरी इनकम होगी। मैंने कहा भाई हाउस मैंने रेंट पे दे दिया 10 लाख, पूरे साल में इससे रिलेटेड हाउस टैक्स दिया था मैंने 2 लाख रुपए, स्क्वायर फीट कहेगी 8 लाख रुपए। मैंने कहा भाई रिपेयर मेंटेनेंस कराई थी, उसमें भी खर्च हो गए मेरे 3 लाख रुपए। तो आप कहोगे सर 3 लाख खर्च हो गए, 5 लाख फिर भी बच गए, 5 लाख तो इनकम हो गई। यानी कि जो मुझे रिसीव हो रहा है अमाउंट, उसमें से अगर हम खर्चे माइनस कर दें, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है बच्चे, उसमें से अगर हम खर्चे माइनस कर दें तो हमारी इनकम आ जाती है। क्या जाता है, इनकम आ जाती है। ऐसे ही मैंने इस घर को बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है, उस लोन का इंटरेस्ट देता हूं मैं, इंटरेस्ट भी दिया 1 लाख, तो वो इंटरेस्ट भी माइनस कर लो 1 लाख रुपए। इस साल मैंने 1 लाख का, तो 4 लाख रुपए इनकम आई। पहले मैंने घर लोन लिया, लोन लेके घर बनवाया, उसको रेंट पे दिया, मुझे मिले 10 लाख। अब हाउस का टैक्स दे दिया मैंने, 3 लाख रुपए हाउस टैक्स है कुछ, ठीक है। तो सॉरी 2 लाख का टैक्स दे दिया, तो बचा 8 लाख। रिपेयर मेंटेनेंस में लग गए 3 लाख रुपए, ठीक है, फिर बचा 5 लाख। 1 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। फिर लास्ट में पता चला मेरे पास 10 लाख जो आए थे उसमें से 4 लाख रुपए ही बचा। तो 4 लाख रुपए जो हमारे पास बच गया, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये कैलकुलेट कैसे करना है स्टेप वाइज पूरा सीख। तो बात करें बच्चों, तो सेक्शन क्या है हमारा, 22 से लेके, सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं 22 से लेके क्या है 27 तक, हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले सेक्शन 22 देखते हैं कि 22 होता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखें सेक्शन 22 से लेके 27 तक, टॉपिक का नाम डाल लो अपनी बुक्स में, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया कि स्टार्ट हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बस ये बताया क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इनकम अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। फिर सैलरी इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब आप कहोगे सैलरी में क्या सीखना, जितना पैसा मिला, नहीं, कुछ चीजें सैलरी में भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जो मिलता है वो तो ठीक है, कुछ नॉन कैश होता है, कैश होता है, तो कई सारी चीजें सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, वन बाई वन। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप अपने प्यारे से घर को रेंट पे दे देते हो, किस पे देते हो, अपने घर को, हाउस को रेंट पे दे देते हो, तब बनता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अपने घर को अगर रेंट पे दे दोगे, कोई और यूज करेगा और उसका रेंट देगा, या फिर आपके पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन को रेंट पे दे दिया आपने, तब भी क्या है, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। एक आपके पास बहुत बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो मॉल है पूरा का पूरा, आपने रेंट पे दे दिया, वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, उसको हॉस्पिटल बना दिया, फिर किसी हॉस्पिटल कंपनी को रेंट पे दे दिया, उस, ठीक है, अब उसमें हॉस्पिटल खुल गया, उससे भी रेंट आता है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। या फिर आपके पास कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, वो किसी सिनेमा हॉल वाले को रेंट पे दे दिया, तो किसी भी पर्पज से अगर आपके पास बिल्डिंग से रेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो लिखें सबसे पहले, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से लेके 27। ठीक है, देखें सेक्शन 22, देखो पहले थोड़ा थोड़ा समझो। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा हमने, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दोगे, वहां से जो इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो इनकम चार्ज होगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। लिखो फर्स्ट पार्ट वन बाई वन, ठीक है, बुक में पढ़ोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा सा। ऐसी इनकम जो लेटिंग आउट करने से आए, कहां से आए, लेटिंग आउट। क्या लेटिंग आउट करना है, हाउस प्रॉपर्टी, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मींस नॉट ओनली द बिल्डिंग बट आल्सो द लैंड अपरटेनेंट देयर टू। ये भी लिखो, फिर सेकंड मीनिंग समझते हैं, नोट डाउन करो इसको। लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी मींस नॉट ओनली द बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बट लैंड अपरटेनेंट देयर टू। सिर्फ आपकी बिल्डिंग ही हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग के साथ थोड़ी बहुत ओपन लैंड पड़ी हुई है, वो लैंड भी अगर आपने रेंट पे दे दी। देखो मान लो, ऐसे समझो इसको, अपर टेनेंट देयर टू मींस क्या होता है, देखो ये आपके पास ये जगह है, आपका स्पेस है। अब इस वाले स्पेस में तो हमने घर बना रखा है, यहाँ पर ये हमारा घर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फर्स्ट वाले पे आप, ग्राउंड फ्लोर पे आप खुद रहते हो, इटसेल्फ, यूज इटसेल्फ। रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो बताओ रेंटल इनकम आएगी या नहीं आएगी, यस। ये मेरे पास ओपन लैंड पड़ी हुई है घर के साथ, घर के सामने गार्डन बना रखा है, ये भी किसी को हमने रेंट पे दे दिया, यहाँ से भी हर महीने मुझे 25,000 का रेंट मिल जाता है, और ये घर का ही पार्ट है, ये लैंड अलग से नहीं है, ये पूरी बाउंड्री हमारी, बाउंड्री के अंदर ही क्या है, ये हमारे पास वैकेंट लैंड पड़ी हुई है घर के साथ थोड़ा सा, वो पार्ट भी हम रेंटल। अब मान लो ये घर मैंने पूरा रेंट पे दे दिया, तो ये जो ओपन लैंड वाला पार्ट है, इसका रेंट पूरी, मान लो बिल्डिंग का मुझे 1,00,000 रुपए मिलता है, ठीक है, और ओपन वाले पार्ट का 30,000 मिलता है, तो इस रेंट को जो ओपन वाले पार्ट का है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा, ये भी क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा, ये भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर कोई घर और घर के साथ लगी हुई लैंड, तो वो भी क्या मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। एक घर है, घर के साथ कोई लैंड पड़ी हुई है, वैकेंट लैंड, इस लैंड को भी रेंट पे दिया, इस रेंट का जो इनकम है वो भी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन मैंने बोला ओनली लैंड है हमारे पास, सिर्फ लैंड है, चलो बड़ा सा ग्राउंड खेत है ये हमारे पास, ओनली लैंड, कोई घर नहीं है, एक छोटा सा घर बना रखा है यहाँ पे एक रूम, ठीक है, इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। बड़ा सा घर होना चाहिए, छोटी सी लैंड खाली पड़ी है उसको रेंट पे दे देते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में काउंट हो जाता है।
बट पूरी लैंड खाली पड़ी हुई है, इसको हमने रेंट पे दे दिया, रेंट तो मिला है बट हाउस प्रॉपर्टी कहाँ, घर कहाँ है, ये घर थोड़ी है, ये तो खाली जमीन है। इससे जो रेंट मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर, यानी ओपन लैंड पड़ी है आपके पास तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पर घर के साथ में कोई छोटी मोटी सी लैंड है उससे इनकम आ जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वो लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट माना जाता है। ओके, तो ये अपर टेनेंट वाली बात हमने कंफर्म कर ली। ठीक है, देखो अब पढ़ के देखो दोनों लाइनों को। पहले पहला वाला पढ़ो दोबारा से। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स नॉट ओनली द बिल्डिंग बट ऑल्सो द लैंड अपरटेनिंग देयर। दो पार्ट मैंने आपको रीड करा। इफ लेट ओनली द लैंड इन विच इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, ओनली लैंड अगर आपने लेट आउट कर दी तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। लिख लो इतनी बात, ठीक है, इतनी बात पहले लिख लो फिर आगे समझ। नोट करो इसको, ठीक है। पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम होने वाली है वो हमारी हाउस को रेंट पे देने से आएगी। देखो हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी includes all type of house property, all type of हाउस प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। कौन कौन सी अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कौन कौन सी। कोई आपके पास दुकान है वो रेंट पे दे दो, शॉप, या फिर आपके पास कोई घर है वो रेंट पे दे दो, या फिर आपके पास कोई गोडाउन है वो रेंट पे दे दो। गोडाउन, ये सारी चीजें, ठीक है। और क्या हो सकता है, वर्कशॉप, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हैं तो वो क्या माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का घर हो सकता है, फोर्थ पॉइंट में ये लिख लो। अच्छा, अपने घर को रेंट पे देना है, रेंटल इनकम को कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कोई बोले आज हमने घर खरीदा, 4 साल तक रेंट पे दिया, चारों साल तक जो रेंट मिला वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है बच्चे। लेकिन हाउस उस 4 साल बाद मैंने घर को बेच दिया, जो तो घर 10 लाख का खरीदा था अब वो घर 20 लाख रुपए का बेच दिया, जो एक्स्ट्रा मुझे गेन हुआ है क्या वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, क्या वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। लिखो, इफ द इनकम इज, इफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने घर बेच के पैसे कमाए, अपना घर बेच दिया हाउस प्रॉपर्टी, देन सच इनकम, सच इनकम इज चार्जेबल, चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। फिर उसको कैपिटल गेन माना जाएगा, नॉट हाउस प्रॉपर्टी, नॉट इन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी को बेचा, वहां से इनकम आई है तो उसको क्या कहेंगे हम, हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। अगर आपने घर बेच दिया तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, घर को रेंट पे देना है, जो रेंटल इनकम होती है उसको कहते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो सिंपल सी बात थी, अगर घर रेंट पे दे रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लेकिन घर को बेच रहे हो तो क्या है, कैपिटल गेन। अब कोई बोले डीलर, डीलर का तो काम है घर को बेचना या फिर घर रेंट पे देना। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसका काम है अपनी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके पास 50 फ्लैट है, वो रेंट पे देता है, तो बताओ, अब ये तो उसका बिजनेस है, वो क्या है, बिजनेस। लिखें, इफ द
सेल, परचेज एंड रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ बिजनेस, इज पार्ट ऑफ बिजनेस। हमारा तो काम है रेंट पे देना, तो हमारी इनकम को भी क्या रेंट पे, जो डीलर्स होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, क्या उनकी इनकम कैपिटल गेन में चार्ज करें या हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करें, क्योंकि उसका काम है घर खरीदना बेचना, उसका काम है लोगों को रेंट पे देना फ्लोर। तो क्या करें फिर, इफ द सेल एंड परचेज एंड रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ बिजनेस, देन इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये लिखो 5 और 6 पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जिससे आपको क्लियर हो सके कि हाउस प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो यहां तक ये नोट कर लिया आपने। पहला पॉइंट एक बार दोबारा से रीड करते हैं फटाफट। अगर इनकम कहां से आ रही है, लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी से, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। घर को किराए पे देने से इनकम मिल रही है, रेंट मिल रहा है, दैट इज इनकम, इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी मीन सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, घर के साथ लगी हुई जमीन भी। ओके, अगर ओनली लैंड है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। फोर्थ पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगर इनकम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है तो कैपिटल गेन। अगर हमारा काम है घर को बेचना, खरीदना, रेंट देना, तो ये इनकम बिजनेस में जाएगी, ये हमारे बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, मान लो मैं तो नॉर्मल जॉब करता हूँ भाई कहीं पर, मेरे पास 2 घर हैं, एक घर में मैं खुद रहता हूँ, दूसरा घर मैंने रेंट पे दे दिया। ये मेरा काम थोड़ी है, बट पड़ा था फालतू, एक एक्स्ट्रा घर है, उसको हमने रेंट पे दे दिया। या फिर एक्स्ट्रा रूम है किसी के पास, ठीक है, आपने अपना घर बना रखा है, टॉप फ्लोर पे एक रूम फालतू बड़ा है, उसको क्या करा हमने, रेंट पे दे दिया, वो होती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन हमारा काम ही है रेंट पे देना, तो बिजनेस इनकम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, बिजनेस। नोट करो यहां तक पूरा पॉइंट। ठीक है, तो जिस पर्सन को बच्चे हमने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वो चाहे रहे उसमें चाहे बिजनेस करे, कोई मैटर नहीं करता। बताओ, मैंने अगर किसी को वर्कशॉप, मेरे पास एक खाली लैंड पड़ी थी, मैंने उस पर बिल्डिंग बनाई थोड़ी सी, ठीक है, किसी कंपनी को दे दिया रेंट पे वर्कशॉप उसने, अब वो चाहे उसमें काम करे, दुकान खोले, खुद रहे या बिजनेस करता रहे, ठीक है, उसमें सिनेमा हॉल बना दे या मॉल बना दे उसको, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए यूज करे, वो हमारे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हमें तो रेंट मिलना चाहिए। वो क्या होगा, हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी। तो इन 6 पॉइंटों को समझने के बाद अब अगला टॉपिक देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकलेगी कैसे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जैसे निकाल देते हैं ना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अब क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, अब इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कंप्यूट कैसे करें। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं फिर फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा रेंट मिला, रेंट मिला 10 लाख रुपए आपका, मान लो दिल्ली में एक घर है, उससे पूरे साल में रेंट आया 10 लाख। गवर्नमेंट पहले आपसे पूछेगी ना, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपसे रेंट कितना मिला, तो आप बोलोगे 10 लाख। फिर मैं बोलूंगा, गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, तो कहोगे आपने, मैंने म्यूनसिपल को टैक्स दे तो दिया, वो हाउस टैक्स, जो हाउस टैक्स लगता है वो दे दिया। गवर्नमेंट कहेगी माइनस कर लो, कोई बात नहीं, इनकम कितनी है अभी भी, 9 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अब इसमें से मैंने कहा एक्सपेंस भी तो हुए हैं, एक्सपेंस हो गए 5 लाख रुपए। अब बताओ क्या कोई सच बताएगा, हर कोई तो यही कह देगा ना, एक्सपेंस 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कोई कुछ भी बता रहे। गवर्नमेंट ने वो भी माइनस करवा दिए। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो ये तो गवर्नमेंट चेक कर लेगी कि हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ से, लोन कहाँ से लिया होगा, बैंक से, तो बैंक को हमने इंटरेस्ट दिया होगा, वो तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई, इस पे टैक्स ले लो। क्या ये इनकम गवर्नमेंट चेक कर पाएगी, क्रॉस वेरीफाई कर पाएगी एक्सपेंस की, हाँ सच में हाउस प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपए हमने लगाए हैं रिपेयर मेंटेन, ये चेक नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या करा देखो,
हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी कैसे, पहले फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी ये समझ लो, इसको हम कहते हैं GAV शॉर्टकट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये होता क्या है अभी समझ। ये मान लो एनुअल रेंट मुझे 10 लाख मिला, ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। मैंने म्युनिसिपल को टैक्स दिया, म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स दिया, MCD वालों को। तो म्युनिसिपल टैक्स जो हमने दिया है, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स जो हमने म्युनिसिपल टैक्स दिया है वो माइनस, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते ही निकल के आएगा नेट एनुअल वैल्यू। आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट ने टैक्स माइनस करवाया, ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमें काम करना है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखनी है। दिस इज एस्टिमेटेड रेंट, मान सकते हैं कि 10 लाख रुपए। अब इसमें से जो म्युनिसिपल टैक्स दिया वो माइनस कर लिया, तो दो चीजें माइनस करके क्या आ जाएगा, NAV। अब बात है खर्चे माइनस करने की। हर इंसान झूठ बोलेगा गवर्नमेंट से, खर्चे ज्यादा बताएगा ताकि इनकम कम हो जाए और टैक्स कम टैक्स हो, ठीक है, टैक्स कम बने। इसलिए अब क्या करा गवर्नमेंट ने, लेस करवाए खर्चे। अब खर्चे अपने अकॉर्डिंग लेस करवाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक्सपेंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी। क्या देगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो भी मिलेगी 30% फ्लैट, बस। आपका जितना भी नेट एनुअल वैल्यू, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब जब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट कह रही है खर्चा कितना करा, वो कह रहा है 5 लाख 7 लाख, बताओ। जो घर का मकान मालिक है वो कह रहा है भाई रेंट तो मिलता ही है, ये किराएदार ऐसे हैं कि सारी दीवारें खराब कर देते हैं, खिड़कियां खराब कर देते हैं, बाथरूम खराब कर देते हैं, सब रिपेयर कराना पड़ता, सारा पैसा तो उसी में लग गया। तो गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट को तो पता है झूठ बोल रहे, तो गवर्नमेंट ने अब कहा जब चेक नहीं कर सकते तो फिर एक रेट बनाया 30%। अब इसी के अंदर आपने रिपेयर करवाया हो, मेंटेनेंस करवाया हो, अपने घर का इंश्योरेंस कराया हो, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे अब 30%, ठीक है। जो ये 30% है इसमें सब आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30%। ये आ गया बच्चों हमारा अंडर सेक्शन 24A, ठीक है, अंडर सेक्शन 24A। वैसे तो टोटल डिडक्शन होती है 24 में, डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलती है, 24 में। और अंडर सेक्शन 24A में क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो भी कितने परसेंट, 30%, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, क्रॉस एनुअल वैल्यू। क्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे हम, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। फिर क्या आ गया, NAV। NAV के बाद 30% हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर एक तो ये हमने माइनस कर लिया, फिर एक चीज और माइनस, अब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने लोन लिया हुआ है वो माइनस करो। ये माइनस होगा बच्चों अंडर सेक्शन 24B में। 24A में मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B में मिलेगा इंटरेस्ट की डिडक्शन। इन दोनों को माइनस कर सकते हैं NAV। अब जो आ गया वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इसमें कुछ नहीं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, नोट करो इसको, फॉर्मेट को फिर समझ। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको एक बार लिखो पहले फॉर्मेट को, GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, NAV का 30%, ठीक है, 24A में। फिर 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सेक्शन कौन सा लगा, 24A 30% के लिए, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। जो भी आ गया वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है। देखो अब क्या है बच्चों, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहले GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, NAV आएगा, NAV का 30% माइनस करेंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, मैंने कहा मिस्टर R ने लेट आउट करा अपना घर 80,000 रुपए पर मंथ पे।
तो बताओ उसको एनुअल रेंट कितना मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी, 80,000 रुपए इंटू में 12। 80,000 इंटू में 12 करो, यानी कि पूरे साल का रेंट जो मिलेगा 9,60,000 मिलेगा। ठीक है, 9,60,000। अब इसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, अब टैक्स कितना दिया इसने, 60,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, तो जो म्युनिसिपल टैक्स वही माइनस होगा जो पेड होगा, लिख लो इस बात को। म्युनिसिपल टैक्स इज लेस ओनली इफ पेड, इफ नॉट पेड, ठीक है, देन नॉट अलाउड। अगर पेड नहीं करा होगा तो अलाउड नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स तभी अलाउड होगा जब मिस्टर आर ने पे कर दिया होगा। अगर आर पे कर देता है म्युनिसिपल टैक्स तब तो माइनस कर सकता है, और नहीं पे करा तो लेस नहीं करना। ठीक है, क्या आएगा, जैसे ही माइनस कर देंगे जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स तो एनएबी आ जाएगा। एनएबी कितना आ गया, 9,00,000 रुपए। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो। लेस करेंगे हम क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितनी है, 30%। तो 30% कितना होता है 9,00,000 का, 2,70,000। ये माइनस कर दिया। ठीक, 2,70,000 माइनस कर दिया। फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। 24B वाला माइनस करेंगे। 24B में कितना इंटरेस्ट पे करा है इसने, 40,000। इंटरेस्ट ऑन लोन तो ड्यू बेसिस पे भी अलाउड हो जाएगा, बैंक को पे करा हो चाहे ना पे करा हो। ठीक है, पे करा हो चाहे ना, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस करना जब क्या हो, पेड हो। और पेड बाई ऑनर होना चाहिए, किराएदार से पे नहीं करवाना कि टीनेंट को बोला भाई तुम पे कर दो, तुम रहते हो घर में, म्युनिसिपल टैक्स तुम पे करो, फिर अलाउड नहीं होगा। जब ऑनर खुद पे करेगा तभी उसकी इनकम में से उसको लेस करने दिया जाएगा। ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है गवर्नमेंट का खर्चा, पेड बेसिस पे अलाउड है। तो 9,60,000 में से 60,000 तभी माइनस होगा जब पेड होगा, पेड नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा। 9,00,000 आ गया। 9 में से 270 सबको छूट मिलेगी, खर्चे हम किसी से नहीं पूछेंगे। गवर्नमेंट कहती है तुमने कितना खर्चा करा, छोड़ो 30% सीधे घटा लो, 30% से ज्यादा खर्चा हम घटाने देंगे नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 रुपए, जितना पे करा है वो तो जेन्युइन लेस हो जाए, पे करा हो चाहे ड्यू हो, 5,90,000 इनकम आ जाए। ठीक है, इनकम कितनी आ गई, 5,90,000। ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगी। अब 5,90,000, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे टैक्स निकालते थे ना, अब मिस्टर आर ने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया 5,90,000, सैलरी से भी कमाया होगा, मान लो सैलरी से कमाया 2,00,000, हाउस प्रॉपर्टी से कमाया कितना, 5,90,000। अब तुम्हें पता चल गया कि वो इनकम कैसे आई थी, ये वाली। ठीक है, अब टोटल हो गई 790, इस पे टैक्स निकाल लोगे आराम से। स्लैब रेट याद तो करवाए थे तुम्हें, 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 2,90,000 पे 20%। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, फिर एचईसी लग जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हेड 5,90,000 कैसे कैलकुलेट हुआ ये। अब इसको समझते हैं जीएबी की क्या कहानी है, थोड़ी वन बाई वन। ठीक है, देखो अभी हमने लिखा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी। जीएवी आ गया, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस तभी होगा व्हेन पेड, इफ पेड, इफ पेड एंड पेड बाय ऑनर नॉट बाय टीनेंट। टीनेंट से पे नहीं कराना, क्या आ जाएगा, एनएबी। एनएबी में से क्या माइनस करेंगे हम, सबसे पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन से सेक्शन में, 24A में। फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से सेक्शन में, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। अब जो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएवी, ये है क्या, ग्रॉस एनुअल, ये कैलकुलेट कैसे हो। अभी तो मैंने बोला जितना रेंट मिलना है वो चीज है ये। ठीक है, बट ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी क्या लिखा था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये कैलकुलेट कैसे होता। अब बताओ, जब गवर्नमेंट किसी किराएदार किसी मकान मालिक से पूछेगी भाई बताओ तुम्हें कितना रेंट मिला पूरे साल में, वो बताएगा सच, वो कहेगा रेंट मिला 2,00,000 रुपए, खर्च हो गए 50,000 रुपए, बताओ, ऐसे करेगा।
रेंट मिला 3 लाख रुपए, खर्च हो गए 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बचा, ले लो टैक्स। रेंट मिला 5 लाख रुपए, खर्च हो गए रिपेयर, तो खर्च तो चलो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 30%, लेकिन वो रेंट कम बताएगा। सच रेंट कैसे पता चले कि एक्चुअल में बिल्डिंग का रेंट कितना मिला, कैसे पता चले? इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि रेंट कितना है। अब मान लो दिल्ली में, ठीक है, जहां कहीं भी आप रहते हो, अब वहां पर किसी बिल्डिंग का रेंट कितना है ये कैसे पता चलेगा? वो तो बिल्डिंग के ओनर से पूछेंगे, कोई कुछ और बता रहा है, दूसरी बिल्डिंग का ओनर कुछ और बता रहा है, हर किसी का रेंट अलग अलग होता है, सबसे पूछना। अब पता कैसे चले? कोई ओनर सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हर एरिया में म्युनिसिपालिटी होती है, एमसीडी होती है, उनसे पूछो, एमसीडी को फोन करो, उनसे पूछो भाई कि तुम्हारे एरिया में रेंट कितना होता है। जनरली नॉमिनल आइडिया लगा लिया, ठीक है, क्या लगा लिया? नॉमिनल आइडिया लगा लिया। तो म्युनिसिपल पार्टी ने बताया कि हमारे एरिया में किस बिल्डिंग का रेंट इतना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मार्केट में भी चेक कर लिया, मार्केट में रेंट कितना है। गवर्नमेंट ने सर्वे कराया, चेक करवा लिया, 10 बिल्डिंग का चेक कर लिया, तो एवरेज निकाल लिया उसका रेंट कितना होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ रेंट। और जो म्युनिसिपालिटी ने चेक करा उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन, उनके अकॉर्डिंग रेंट कितना है। गवर्नमेंट ने, अब देखो फेयर वैल्यू पता चल गया। पहले तो हमने मकान मालिक से पूछा, वो तो कह रहा था 4 लाख 5 लाख। अब गवर्नमेंट के पास इतना टाइम तो हो नहीं सकता कि भाई एक एक बंदे की मार्क जाके चेक करे, सबका तो चेक नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने फेयर वैल्यू का अंदाजा लगा लिया। म्युनिसिपल पार्टी से पूछा, एमसीडी वालों को बोला जाओ चेक करके आओ कि हाँ इस घर का रेंट कितना होना चाहिए। वो घर पे गए, उसके ऑनर से पूछा म्युनिसिपल वालों ने, तो उनको भी उसने कम बता दिया, लेकिन एमसीडी वालों को तो पता होता है एक्चुअल में, तो उन्होंने अपनी वैल्यूएशन कर ली, ठीक है, कैसे ना कैसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा फेयर वैल्यू कुछ और है, म्युनिसिपल वैल्यू कुछ और है, ये कह रहा है कुछ और जो ऑनर है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में जीएबी निकालने का तरीका क्या बनाया? देखो जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने लिखा है उसी को हमें फॉलो करना है। लॉ पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, जो लिखा है वैसे ही कर लो। ये मत बोलना क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों करवाया। भाई देखो, लॉ पढ़ते टाइम कुछ चीजें ये रखनी चाहिए कि हाँ हमें फालतू क्वेश्चन नहीं, फालतू मतलब कुछ उल्टा नहीं कि क्यों हो रहा है। भाई ये बताओ, लॉ बनाने वाले ने जब पार्लियामेंट में लॉ बनाया होगा तो कुछ सोचा होगा उन्होंने, जो उनके दिमाग को, जो उनको ठीक लगा होगा उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब वही चीज हो सकती है सामने वाले को ठीक ना लगे, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ जाएगा ये कि ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, हायर नहीं लोअर होना चाहिए था, इतना नहीं और कम रखना चाहिए था या ज्यादा रखना चाहिए, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब लॉ बनाया गया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो उन्होंने लिख दिया। अब उसी रूल को हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉ बना दिया पार्लियामेंट में उसी को हमने क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना। अब जीएबी निकालते टाइम सबसे पहले हमें चाहिए फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब मार्केट वैल्यू। दूसरा होता है फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या चाहिए फिर? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ये दो चीजें मिल जाएं, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है। इन दोनों में से हम हायर सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? हायर। जो हायर होगा, दोनों में से जो हायर। देखो गवर्नमेंट ने स्टेप कैसे बनाए। गवर्नमेंट कह रही है फेयर रेंट मार्केट में कुछ और लग रहा है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कुछ और लग रही है, क्योंकि म्युनिसिपल वाले भी इन लैंडलॉर्ड के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने जानबूझ के कम बताई है एमसीडी वालों ने। अब बताओ, एमसीडी वालों ने भी पूरी दिल्ली के अंदर क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम बता रखी है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा मार्केट का रेंट पता करो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवरेज हायर, ठीक है। फिर एक चीज और होती है बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट। अब तो नहीं है, पहले गवर्नमेंट ने लगाया था स्टैंडर्ड रेंट, काफी पहले के टाइम, 1947 के टाइम। स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट है एक, उसमें उसके अकॉर्डिंग लगाया गया था। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि लैंडलॉर्ड किसी पर्सन से, जो मजबूर व्यक्ति है, जो रेंट पे ले रहा है, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या रहने के लिए रेंट पे ले रहा है, उससे लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा रेंट ना वसूल करे, ठीक है। अब तो ये हट गया, वैसे अब नहीं है रियलिटी में, बट बुक्स में भी दे रखा है, इसका कोई रियलिटी में रोल नहीं होता। तो स्टैंडर्ड रेंट है, कोई बात नहीं। अब मान लो फेयर रेंट है किसी प्रॉपर्टी का 10 लाख, मार्केट म्युनिसिपल वैल्यूएशन इन्होंने करा 8 लाख, अब इन दोनों में से हायर आ गया 10 लाख, लेकिन रेंट स्टैंडर्ड रेंट कहता है 9 लाख। अब बताओ ये रूल
वैलिड नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद कह रही है मैक्सिमम रेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, और गवर्नमेंट फिर कह रही है 10 लाख। तो दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ और कह रहा है, ये भी वही कह रहा है कि भाई यहाँ से रेंट आ रहा है 10 लाख, यहाँ से आ रहा है 9 लाख। तो गवर्नमेंट ने कहा इन दोनों में से अब देख लो जो लोअर हो, दोनों में से। भाई हायर तो नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नमेंट का ही एक्ट कह रहा है मैक्सिमम रेंट कितना है 9 लाख। तो दोनों में से लो, अगर इनका एक्ट कहता है मैक्सिमम रेंट 12 लाख, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख ले लो। ठीक है, तो सीधी सीधी सी अगर मैं बात बताऊं तुम्हें तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फेयर रेंट मार्केट वैल्यू, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक है, दोनों में से क्या लेना है, हायर। इसको कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में से कौन सा लेना है, लोअर। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा लेना है, लोअर। फिर अगले स्टेप में आना है एक्चुअल रेंट। भाई मकान मालिक से भी तो पूछ लो एक्चुअल में रेंट कितना मिला, एक्चुअल में रेंट कितना मिला उससे भी पूछ लो। मान लो फेयर रेंट था भाई 10 लाख, म्युनिसिपल वैल्यूएशन थी 8 लाख, तो हायर आ गया 10 लाख। स्टैंडर्ड रेंट था 9 लाख, तो 10 और 9 में लोअर ले लो 9 लाख। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, जो लोअर सेलेक्ट करोगे इसको क्या बोलोगे, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ठीक है, एक्चुअल रेंट होगा कुछ, तो लास्ट स्टेप क्या है, एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो और इन दोनों में से हायर ले लो। हायर क्यों लिया देखो, अब एक्चुअल रेंट मैंने पूछा भाई मकान मालिक तुम बताओ रेंट कितना हो, कह रहा है 5 लाख। मैं कहूंगा मुझे पता था तुम झूठ बोलोगे, इसलिए हमारे वाला ही ठीक है, 9 लाख रुपए मान लेंगे हम, 9 लाख आ जाएगी जीएबी। वो कह रहे हैं खुद ही नहीं मुझे तो 10 लाख रेंट मिला है। गवर्नमेंट कहती है चलो तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, हम कह रहे थे 9 लाख, तुम कह रहे हो 10 लाख, तो तुम्हारी वाली बात मान लेते हैं, 10 लाख, 10 लाख पे टैक्स दे दो। ठीक है, तो जीएवी निकालने के लिए चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। होती क्या है मैंने बता दी, फेयर रेंट मतलब मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मींस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू एमसीडी, स्टैंडर्ड रेंट मींस कितना रेंट मिल सकता है उस प्रॉपर्टी का एज पर द गवर्नमेंट। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मींस एक्सप्लेन बाय द ऑनर, कि ऑनर ने क्या बताया उसे कहते हैं हम, ठीक है, एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों में से क्या लोगे, हायर। स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 4 किस लिए, जीएवी कैलकुलेशन की। जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा ले लेंगे, हाई। दिस विल बी योर स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में आएंगे, स्टेप 1 में जो भी सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड इन स्टेप 1 एंड कंपेयर, कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवरेज लोअर। इन दोनों में से कौन सा लोगे फिर, लोअर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2, इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, गवर्नमेंट जनरली इसी को मान लेती है। चलो फिर थर्ड पर्सन से पूछ, थर्ड आखिरी, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट को कंपेयर किससे करें, एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ स्टेप 2 वाला रेंट, इन दोनों में से कौन सा लोगे, हायर। जो हायर लोगे वही क्या बन जाएगा हमारा, जीएबी। लिखो इसको, ठीक है, लिख लो। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, लिखो कंपेयर फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड सेलेक्ट हायर। देन स्टेप 1 with compare standard rent and select lower. Then expected rent will with compare actual rent and select higher, that is called GAV, gross annual value। ऐसे आएगा GAV। मतलब देखो, अब एग्जांपल से देखें पहले, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा कुछ केस, आपको GAV बतानी है। ठीक है, फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है आपको फर्स्ट केस में 2 लाख रुपए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 3 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 1 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट गिवन है 5 लाख रुपए। ये भी निकालो, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 1 लाख और एक्चुअल रेंट गिवन है 5 लाख। ये भी बताओ कितना है। ठीक है,
दूसरा, पहले इन दोनों में से हायर ले लो 3 लाख, अब 3 लाख और 1 लाख में से लोअर ले लो 1 लाख, 1 और 5 में से हायर ले लो 5 लाख। दिस विल बी जीएबी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख। दूसरा केस देखो, फेयर रेंटल वैल्यू फिर से दी है 10 लाख, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 9 लाख और एक्चुअल रेंट गिवन है। पहले इन दोनों में से हायर लो, फेयर रेंटल और म्युनिसिपल वैल्यूएशन सबसे पहले यही देखने हैं, दिस विल। अब इसको कंपेयर करो, 9 लाख से लोअर लो 10 और 8 में से हायर 10, 10 और 9 में से लोअर 9, लोअर क्या आ गया? 9 लाख। ओके, 9 लाख को कंपेयर करो 6 लाख से, जीएवी कितना आ जाएगा? 6 लाख। जीएवी कितना हो जाएगा? 6। बताओ कोई दिक्कत है तो? जीएवी 6 लाख, 6 लाख का जीएवी हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखो, फिर से फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है आपको 9 लाख, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 10 लाख, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है फिर 8 लाख और एक्चुअल रेंट गिवन है। तो इन दोनों में से हायर ले लो पहले 10, 10 और 8 में से लोअर ले लो 8, 8 और 8 कंपेयर क्या करें तो जीएबी आ गया 8 लाख। बताओ कोई दिक्कत? इस तरीके से जीएबी निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है? जीएबी कैलकुलेट करनी है। और देखो एग्जांपल थोड़े से, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर मैं लिखूंगा फेयर रेंट, के बाद स्टैंडर्ड रेंट और लास्ट इज एक्चुअल रेंट। आपको जीएबी निकाल के बतानी। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 75,000, 80,000, ठीक है, 78,000 और एक्चुअल रेंट बच्चे गिवन है इसमें हमें 72,000। बताओ जीएबी कितना है? जीएबी कितना निकलेगा ये बताओ इस केस। ठीक है, सेकंड वाले का जीएबी चेक करो कितना आएगा। सर इन दोनों में से हायर ले लिया हमने 80,000, 80 और 78 में से लोअर ले लिया 78, 70 और 8 और 72 में से फिर से हायर ले लेंगे तो जीएबी आया हमारा 78। अब क्या करोगे? जीएबी आ गया तो सर इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या आ जाएगा फिर? एनएवी आ जाएगा। एनएवी आ जाएगा तो 30% माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा। इन दोनों में से हायर ले लो 80 और 90 में से 90,000। अब स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं तो कंपेयर क्या करना? 90,000 को कंटिन्यू करते हैं। 90 और 72 में से बताओ हायर क्या? जो स्टेप है ही नहीं तो कंपेयर कैसे करो? तो 90 और 72 में से हायर क्या? अगला स्टेप 92, सॉरी 90,000। ये क्या बन गया हमारा? जीएबी। ये अगले वाला 65 और 70 ये ले लेंगे। 70 और 85 हायर या लोअर? लोअर लेंगे। 70 और 82 में से 82 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 82। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब इसमें बताओ इन दोनों में से कंपेयर करो, सेम 70 और 68 में से 68, 68 और 60 में से फिर 68, क्या आ जाएगा? जीएवी 68। तो जीएवी कैसे निकलती है ये हमने सीखा। ठीक है, देखो पहले मैंने आपको बताया हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते गए, फिर उसके बाद अभी हमने क्या सीख लिया? जीएवी को कैलकुलेट करना सीख लिया कि जीएवी एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होती है। तो सबसे पहला काम बच्चे हमारा यही होगा कि जीएवी कैसे कैलकुलेट।
ये भी कैलकुलेट हो गया तो ठीक है, स्टेप 1 डन। अब माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस करोगे? इफ पेड एंड पेड बाय ऑनर ओनली, तभी माइनस हो गया। पेड नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा। इकट्ठे मैंने 4 साल का पे कर दिया, कोई बात नहीं, चारों साल का लेस कर लो। 4 साल से पीछे नहीं दिया था, आज पे करा, सारा लेस कर लो। पेड बेसिस पे अलाउड है, ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर क्या माइनस करना है? 30%। फिर माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद माइनस होगा? नहीं, ये एक्रूवल बेसिस पे अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, तो यहां तक अब बेसिक कंसेप्ट रीड करना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अब नेक्स्ट क्लास से। चलिए।